नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम कॉस्मोलॉजी के विषय में पढ़ रहे थे, तो आज हम आपके लिए इतिहास विषय लेकर के आए हैं। और अब एकांतर क्रम में इतिहास और भूगोल दोनों आपके साथ साथ चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम है। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रारंभिक स्थल जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रारंभिक स्थल थे। और ये प्रारंभिक स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो हम अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्रचलन में कब आई थी, कब उसके विषय के बारे में पता चला था, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा के टीले या मिट्टी के जो ढेर थे, हड़प्पा के टीलों की खोज कब और किसने की थी। तो हड़प्पा के टीलों की जो खोज की थी वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई थी। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की खोज की थी और इससे पता चला कि भाई यहाँ पर प्राचीन काल में कोई संस्कृति रही होगी। और अब हम आगे की बात करें कि जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में लाहौर को कराची से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा जा रहा था। लाहौर को कराची से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा जा रहा था। तो उस समय ब्रंटन ब्रदर्स की नियुक्ति की गई और ये ब्रंटन ब्रदर्स में नंबर 1 जॉन ब्रंटन और नंबर दूसरा जो था विलियम ब्रंटन था। जॉन ब्रंटन और नंबर दूसरा विलियम ब्रंटन था। तो ये ब्रंटन ब्रदर्स ने जो है इस हड़प्पा के टीलों के पुरातात्विक महत्व का पता लगाया था। हड़प्पा के टीलों के पुरातात्विक महत्व का स्पष्टीकरण किया था। यानी कि इन्होंने बताया कि इसके नीचे कोई प्राचीन काल में सभ्यता रही होगी जो अब नष्ट हो चुकी है। और उसके बाद आपको पता है कि 1921 की अगर हम बात करें तो 1921 में जब पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, तो इन्हीं के दिशा निर्देश में 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर व्यापक खुदाई राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा की गई और मोहनजोदड़ो नामक नगर में व्यापक खुदाई राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। इस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्तर में गिना जाता है। अब अगर हम आगे बात करें कि जब से उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के करीबन 1000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं और इनमें केवल 7 स्थलों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी तो 7 बड़े स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। तो वो 7 बड़े स्थल कौन कौन से थे, तो उनका एक फॉर्मूला है। 7 बड़े नगर जो थे वो थे हम ही कब चले। तो ह से हड़प्पा एक बड़ा नगर था। म से मोहनजोदड़ो बड़ा नगर था। ही से हिसार और क से कालीबंगा, ब से बटवाली, च से चन्होदड़ो और ले से लोथल।
तो ये 7 बड़े नगर थे। और अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी तथा उसके आसपास के इलाकों में देखे गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक जानकारी के विषय में आगे बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरा स्थल है वो विश्व के 3 देशों में देखने को मिले। तो इसके पुरा स्थल विश्व के 3 देशों में देखने को मिले। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 भारत और नंबर 3 अफगानिस्तान। इन 3 इलाकों में देखने को मिले। तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, ये पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल देखने को मिले। तो वो 3 प्रांत की बात करें तो नंबर 1 सिंध प्रांत, जिस क्षेत्र में सिंधु नदी ट्रेवल करती है। नंबर 2 पंजाब प्रांत और नंबर 3 बलूचिस्तान प्रांत, यानी कि जो दक्षिणी भाग में है बलूचिस्तान प्रांत। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरा स्थल है वो उन राज्यों में देखने को मिले जो राज्य पाकिस्तान के समीपवर्ती इलाकों में है, यानी कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण में जाए तो पंजाब, और पंजाब के पूर्व में जाए तो हरियाणा, और इसके नीचे जाए तो राजस्थान में भी यह स्थल देखने को मिले, और अगर उससे नीचे जाए तो गुजरात में भी यह स्थल देखने को मिले, और कुछ हिस्से महाराष्ट्र में भी देखने को मिले। तो भारत में इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल देखने को मिले। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के 2 इलाकों में सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल देखने को मिले। तो वो 2 इलाके कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुंडी गाख और नंबर 2 सुर्तगुई और मुंडी गाख नामक स्थान पर सिंधुकालीन स्थल देखने को मिले। और ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के मुंडी गाख नामक नगर में सिंधु निवासियों के लाजवर्द मणि बनाने का कारखाना था, और लाजवर्द मणि को सिंधुकालीन निवासी आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से ये सभ्यता इन क्षेत्रों में फैली हुई थी। और इसके आगे की जानकारी ले तो ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पुरा स्थल था, जो सबसे उत्तरी पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था वो मांडा था। मांडा चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांडा था। तो मांडा था सबसे पुरा स्थल, सबसे उत्तरी पुरा स्थल। और ये मुंडी गाख और सुर्तगुई जो थे ये उत्तर पश्चिम दिशा में थे। और सबसे दक्षिणी पुरास्थल की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पुरास्थल जो था वो दायमाबाद था। तो दायमाबाद पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में और परवरा नदी के तट पर। महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर दायमाबाद सबसे दक्षिणी पुरास्थल था। और सबसे पूर्वी पुरास्थल की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर था। और ये आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, तो वहाँ पर इसका पुरास्थल था आलमगीरपुर। और अगर पश्चिमी पुरास्थल की बात करें तो पश्चिमी पुरास्थल जो था वो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में था। प्रॉपर जगह का नाम था सुत कागेंडोर जो दास्क नदी के तट पर स्थित था। सुत कागेंडोर इसका सबसे पश्चिमी पुरास्थल था। सबसे उत्तरी पुरास्थल, सबसे दक्षिणी पुरास्थल, सबसे पूर्वी पुरास्थल और सबसे पश्चिमी पुरास्थल। और अब इन सभी पुरास्थलों को अगर आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था इसका क्षेत्र कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। और ये कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे ये सभ्यता फैली हुई थी? तो ये सभ्यता लगभग 12,99,000, ये सभ्यता लगभग
99,600 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। और इस सभ्यता का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो विस्तार था, जो लंबाई थी वो कितनी थी, तो इसकी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई थी वो करीबन 1600 किलोमीटर थी। और जो ईस्ट से वेस्ट तक जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई 1400 किलोमीटर थी। और इस प्रकार से ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि ये सभ्यता जो है इसके प्रारंभिक पुरास्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाकों में देखने को मिले। तो अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के दो पुरास्थलों की बात करें, तो पहले हम हड़प्पा नगर की बात करते हैं कि हड़प्पा नगर किस प्रकार से बसाया गया था और उसकी क्या विशेषताएं थी। तो हड़प्पा नगर की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपको पता है कि ये हड़प्पा नगर ये वर्तमान पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित था। माउंट गोमरी जिले में स्थित था। और ये रावी नदी, सिंधु की सहायक नदी रावी नदी, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाईं ओर स्थित था। जी हाँ, रावी नदी के बाईं ओर स्थित ये नगर था हड़प्पा नगर। और ये हड़प्पा के टीलों की खोज चार्ल्स मैसन ने की। ब्रंटन ब्रदर्स ने उनके पुरातात्विक महत्व का स्पष्टीकरण किया था। और व्यापक स्तर पर खुदाई जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढने के लिए सबसे पहले जो खुदाई हुआ था व्यापक स्तर पे वो हड़प्पा नगर में हुआ था। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और अब आगे की बात करें कि हड़प्पा नगर की अगर बात करें, तो हड़प्पा नगर जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा नगर में 2 टीले देखने को मिले। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। और पश्चिमी टीले के उत्तर में एक और टीला देखने को मिला जिसको एफ टीला नाम दिया गया। और इस टीले के पूर्वी टीले के दक्षिण में एक क्षेत्र देखने को मिला जिसे आर्च सेमेट्री 37 या शवागार कहा जाता है। तो शवागार कहा जाता है। और अब आगे इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो हड़प्पा नगर की रूपरेखा देखें तो हड़प्पा नगर में 2 टीले देखने को मिले। तो ये जो था ये ये पश्चिमी टीला। और इस पश्चिमी टीले को नाम दिया गया AB टीला। और एक टीला और जिसे कहा गया पूर्वी टीला या जिसे कहा गया नगर टीला, क्योंकि इस क्षेत्र में आम लोग निवास करते थे, अतः इसे नगर टीला कहा गया। पश्चिमी टीले की विशेषता ये थी कि पश्चिमी टीला जो था वो आकार में समलंब चतुर्भुज के समान था। आकार में समलंब चतुर्भुज की तरह था, न कि वर्गाकार या आयताकार, समलंब चतुर्भुज के समान था। और समलंब चतुर्भुज के समान था तो इसकी जो भुजाएं थी वो अलग अलग थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई थी वो 400 मीटर थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 196 मीटर थी। और 196 मीटर इसकी चौड़ाई थी और लंबाई जो थी वो 400 मीटर थी, यानी कि ये अलग अलग आकृति का था। और अगर बात करें कि
जो ये पश्चिमी टीला था, ये पश्चिमी टीला चारों ओर से एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। पश्चिमी टीला चारों ओर से एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, इसीलिए दुर्ग से घिरा हुआ था, इसीलिए इसे दुर्ग टीला भी कहा गया, इसीलिए इसे दुर्ग टीला भी कहा गया। और अब ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग टीले में इंटर और एग्जिट होने के लिए 2 द्वार बनाए गए थे। तो ये एक द्वार जो उत्तरी दिशा में था, ये मुख्य प्रवेश द्वार था। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में था, और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणी दिशा में एक अन्य द्वार था, एक अन्य द्वार दक्षिणी दिशा में था। और ये जो सुरक्षा प्राचीर है, ये सुरक्षा प्राचीर करीबन 12 मीटर ऊंची थी। ये सुरक्षा प्राचीर 12 मीटर ऊंची थी, और इस पर सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर तोरण या बुर्ज का निर्माण किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर बुर्ज या तोरण का निर्माण किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा नगर था, उसमें उत्खनन कार्य तो प्रारंभ किया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। लेकिन ये जो सुरक्षा दीवार है, इस सुरक्षा दीवार के स्वरूप को ज्ञात करने के लिए, इस सुरक्षा दीवार के स्वरूप को ज्ञात करने के लिए उत्खनन कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था 1946 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। जी हाँ, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये उत्खनन कार्य करवाया गया था, सुरक्षा प्राचीर का स्वरूप ज्ञान करने के लिए। और अब ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी टीले के उत्तर में, पश्चिमी टीले के उत्तर में एक और टीला था, जिसे नाम दिया गया एफ टीला। पश्चिमी टीले के उत्तर में एक और टीला था, जिसे नाम दिया गया एफ टीला नाम दिया गया। और ये एफ टीले की विशेषता क्या थी कि ये एफ टीला जो है 6 मीटर ऊंचा था। ये एफ टीला 6 मीटर ऊंचा था, और इस एफ टीले से कुछ साक्ष्य देखने को मिले। तो क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले, ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 1 मिला इस एफ टीले से श्रमिक आवास देखने को मिले। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से श्रमिक आवास देखने को मिले। तो वो हड़प्पा नगर से श्रमिक आवास देखने को मिले, और ध्यान रखिएगा एफ टीले से श्रमिक आवास देखने को मिले। और ऐसा कहा जाता है कि इन श्रमिक आवास में स्वास्तिक का चिन्ह अंकित था। श्रमिक आवास पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित था, और श्रमिक आवास जो थे वो कुल 15 थे, 15 श्रमिक आवास थे। तो स्वास्तिक का चिन्ह अंकित था, तो स्वास्तिक जो देन है चिन्ह, वो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की देन है। अब आगे की बात करें कि श्रमिक आवास के अलावा जो है 18 वृत्ताकार चबूतरे देखने को मिले, 18 वृत्ताकार चबूतरे देखने को मिले। और इन चबूतरों पर श्रमिक लोग अनाज की कुटाई किया करते थे। और अब इसके अलावा 6 की 2 पंक्तियों में, 6 की 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार देखने को मिले। 12 अन्नागार इसी नगर से देखने को मिले। इसके अलावा इस नगर से देखने को मिले गेहूं, जौ तथा भूसे के जले हुए दाने। गेहूं, जौ तथा भूसे के जले हुए दाने देखने को मिले, जले हुए दाने देखने को मिले। और इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, इसके अलावा इस क्षेत्र में बात करें तो पीतल की इक्का गाड़ी देखने को मिली, पीतल की इक्का गाड़ी। और जो है शंख का बना बैल देखने को मिला। और इसके अलावा इस क्षेत्र में एक चीज़ और देखने को मिली जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र देखने को मिला। तो इन सभी को आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एफ टीले से जो साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों को आप एक श्रृंखला में याद कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले मिला श्रमिक आवास,
ये श्रमिक क्या करते थे? ये श्रमिक जो है अनाज की कुटाई करते थे, और अनाज की कुटाई किस पे करते थे? वृत्ताकार चबूतरों पे करते थे। और फिर उस अनाज को कूटने के बाद उसे अन्नागार में स्टोर कर देते थे। और जो है अनाज कूटते थे तो अनाज को पकाते थे तो गेहूं, जौ और भूसे के दाने जल जाते थे। इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं कि उस बर्तन पर अनाज को रखते थे तो बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, पीतल के बर्तन पर बनाते थे तो पीतल की इक्का गाड़ी और शंख का बना हुआ बैल। इस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं। अब आगे की बात करें कि पश्चिमी टीला था और एक ये पूर्वी टीला था। तो पूर्वी टीले के दक्षिण में अगर हम बात करें कि पूर्वी टीले के दक्षिण में एक विशेष क्षेत्र देखने को मिला। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि भाई एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था, और पश्चिमी टीले के उत्तर में एक और टीला था, उत्तरी टीला, जिसको एफ टीला नाम दिया गया, इसे ए बी टीला नाम दिया गया, इसे नगर टीला नाम दिया गया। तो सामान्य नगर के दक्षिण में एक और विशेष क्षेत्र देखने को मिला। तो ये विशेष क्षेत्र जो है ये शव दफन करने का क्षेत्र था। तो इसे कहा गया शवागाह देखने को मिला, शवगाह देखने को मिला। और जो है ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर में जो शवगाह देखने को मिला उसमें 57 शवाधान थे, 57 शवाधान इसमें थे। तो कितने शव थे इसमें? 57 शव देखने को मिले। और ऐसा कहा जाता है कि इन शवों के जो सर थे, जो सिर थे, वो उत्तरी दिशा में थे, और उनके जो पैर थे वो दक्षिण दिशा में थे, साउथ दिशा में उनके पैर थे। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हड़प्पा नगर के शवागाह से जो समाधान देखने को मिले, शव देखने को मिले, उनके सिर किस दिशा में थे और पैर किस दिशा में थे? तो सिर उत्तरी दिशा में थे और पैर दक्षिणी दिशा में थे। और अगर हम आगे की बात करें कि इसमें 12 ऐसे शव देखने को मिले। इस शवागाह में 12 शव ऐसे देखने को मिले जिन पर कांस्य दर्पण का प्रयोग किया गया था, कांस्य दर्पण का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कांसे का प्रमाण जो मिल रहा है वो हड़प्पा नगर के शवागाह से मिल रहा है। और इसके अलावा एक शव ऐसा देखने को मिला जो लकड़ी के ताबूत पर लिपटा हुआ था, लकड़ी के ताबूत पर लिपटा हुआ था। इसके अलावा पत्थर के फलक पर निर्मित शव भी देखने को मिले, जो पत्थर के फलक पर रखे गए थे, देखने को मिले। तो ये हड़प्पा नगर की मुख्य विशेषताएं थी जो देखने को मिला। और अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले टर्न में हम मोहनजोदड़ो नगर के विषय में पढ़ेंगे, चन्हुदड़ो के विषय में पढ़ेंगे, लोथल के विषय में पढ़ेंगे, और राखीगढ़ी, हिसार जैसे नगरों के विषय में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लाइक करें, इसके बारे में कमेंट करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, थैंक यू।